लो तो फिर कैसे हैं सब लोग बढ़िया। तो चलो अब हम जो 11th की बायो है उसका सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी प्रोटिस्टा जगत। ठीक है। ये और भी चैनल के वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा। चलो अब हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है। ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। और ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है। ये यूकैरियोटिक होता है। हम्म। और इसमें यदि सेल वाल की बात की जाए तो सेल वाल ज़्यादातर में एब्सेंट होती है और प्रेजेंट किस किस में होती है? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है। चलो तो फिर अब देखते हैं इसमें एनसीईआरटी क्या बोलती है। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटों को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमा ठीक से निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वहीं दूसरी ओर एक पादप भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक के अंदर प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिकाओं में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबंद कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिकीय संलयन तथा युग्मनज बनाने की विधि द्वारा जनन करते हैं। सबसे ध्यान रखने लायक बात क्या है? प्रोटिस्टा में गैमीट फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है। प्रोटिस्टा में गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और युग्मक संलयन से जो जाइगोट बनता है उससे ये अपनी जो पेटी एकांतरण में उपयोगी है। ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट आता है क्राइसोफाइटा। प्रोटिस्टा का फर्स्ट पार्ट क्राइसोफाइटा, तो उसके बारे में देखते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा डेस्मिड, डायटम्स तथा डेस्मिड, डेस्मिड किसे कहते हैं? सुनहरे सवाल आते हैं। ये स्वच्छ जलीय एवं लवणीय समुद्र पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधाराओं के बीच निश्चित रूप से बहते रहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी के आकार की होती है जो दो अतिच्छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिसके कारण यह नष्ट नहीं होती है। ये मर्त डायटम अपने परिवेश यानी वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष में बहुत बड़ी संख्या छोड़ देते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा होने से इस अवशेष को डायटमी मर्दा कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। डायटमी मर्दा में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है। कणमय होने के कारण इस मर्दा का उपयोग पॉलिश करने में, तेल तथा सिरप के निषेधन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है। समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? डायटम, नोट की डेस्मिड। डेस्मिड नहीं है। समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? डायटम्स। कौन है? डायटम्स। ठीक है। ये बस इतना सा। अब है डाइनोफ्लेजिलेट, जो प्रोटिस्ट का ही पार्ट है। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है। सेलुलोज की कड़ी पट्टियां पाई जाती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लेजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिनमें से एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। दूसरा अनुप्रस्थ भित्ति से पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होता है। कौन सी खांच में उपस्थित होता है? ठीक है। प्राय लाल डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। लाल, रेड टाइड बोलते हैं जिसे। ठीक है। इसे समुद्र में लाल यानी लाल तरंगे दिखाई देने लगती है। इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकलने वाले जीव विष के कारण मछली, समुद्र में अन्य समुद्र जीव मर जाते हैं। ये एक यानी जो डाइनोफ्लेजिलेट है वो एक टॉक्सिक फैलाते हैं जिसे सेक्सी टॉक्सिक कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो है क्या, जो समुद्री मछलियाँ और अन्य जीव है वो मर जाते हैं। रेड टाइड गोन्योलेक्स, रेड टाइड, इसे रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। रेड टाइड यानी
गोन्योलेक्स, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब आते हैं इसमें आगे यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड के बारे में एनसीईआरटी क्या बताती है, अभी हम देखते हैं। यूग्लिनोइड, इनमें अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पतली परत पेलिकल, पेलिकल इनके शेप निर्धारण में सहायक होती है। जो प्रोटीन युक्त परत होती है पेलिकल, इनकी संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कसाब होता है जिनमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषित होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर ये अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले उच्च वर्णक पादपों में उपस्थित वर्णक यानी के समान है। कौन से वर्णक की बात कर रहा है, क्लोरोफिल ए की बात कर रहा है। कौन सी, क्लोरोफिल ए की। उदाहरण इसका है यूग्लिना, ठीक है। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड यानी अवपंक कवक। अवपंक कवक मर्तपोषी प्रोटिस्टा है, ये ओनली फॉर मर्तपोषी ही है, ठीक है। ये सड़ी हुई टहनियाँ पत्तियां के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये समूह यानी प्लाज्मोडियम, इसका एग्जाम्पल कौन है, प्लाज्मोडियम, कौन है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है। बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई का हो सकता है, यानी ये अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक का लंबाई में हो सकता है, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं, फलनकाय बनाते हैं, बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं, ठीक है। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु द्वारा होता है, ठीक है। ये बीजाणु फैलते हैं किससे, वायु द्वारा फैलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आगे आते हैं प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। प्राणियों के पुरातन संबंधी कौन है, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। अमीबीय प्रोटोजोआ, ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्र जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं। इनमें से कुछ एंट अमीबा परजीवी होते हैं, ठीक है। अब हम जो ये यहाँ पे डायग्राम है इसको देख लेते हैं। ये जो ए डायग्राम है ये है डायनोफ्लेजिलेट का। किसका है, डायनोफ्लेजिलेट का, ठीक है। इसके बारे में आप जो डायनोफ्लेजिलेट के बारे में बताया गया है उसको आप इससे मिलान कर लेना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में ये है यूग्लिनोइड का। बे कौन सा है, यूग्लिनोइड का। किसका, ये यूग्लिनोइड का, ठीक है। इसमें आप ये देखो छोटी सी अनुप्रस्थ खांच है और इसके अंदर 2 कसाब पाई जाती जो एक छोटी और एक बड़ी है, ठीक है। और ये है अवपंक कवक का। किसका, अवपंक कवक का, ठीक है। इसका अवपंक कवक का यानी स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल कौन है, प्लाज्मोडियम, कौन है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ध्यान रख लेना। और ये जो चप्पल है ये चप्पल है आपके पेरामीशियम की, जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये चप्पल के आकार का होता है, पेरामीशियम, ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में अमीबीय प्रोटोजोआ के बाद में आता है कसाबिक प्रोटोजोआ। टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ में इस समूह के सदस्य स्वच्छंद तथा परजीवी होते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर कसा पाया जाता है। परजीवी कसाबिक प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिनमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, यानी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक की जो बीमारी होती है वो एक कसाबिक प्रोटोजोआ के कारण ही होती है, जो ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है, ठीक है। अब आते हैं आगे कसाबिक से पक्समाबिक प्रोटोजोआ। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्समाप पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा यानी ग्रेसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्समापों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन ग्लेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पेरामीशियम। पेरामीशियम चप्पल के आकार का होता है जिसका हम पीछे डायग्राम देख चुके हैं, ठीक है।
इस प्रकार का डायग्राम था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इस समूह के विविध जीवधारी है जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने हेतु संक्रमण करने योग्य बीजाणु यानी स्पोरोजोआ में जो इन संक्रमण अवस्था होती है वो बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती है, जिसमें कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है जिसके कारण मानव की जनसंख्या में आघात हो जाए। टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। कौन से में? HHD ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 12th का चैप्टर है, ठीक है। उसमें इसकी पूरी लाइफ साइकिल को डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलो तो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कवक जगत। क्या देखते हैं? कवक जगत यानी जो ये फंजाई किंगडम है उसको देखते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। यहाँ प्रत्येक चैप्टर का एक वीडियो यानी प्रत्येक चैप्टर के लगभग 3-3, 4-4 वीडियो में प्रत्येक चैप्टर को कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।